नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं मुंबई से, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, माया नगरी मुंबई से। लेकिन यहां की माया नहीं, राजनीति की माया की बात मैं करने वाला हूं। और एक वो पुरानी कहावत है, न जाने कितनी बार दोहराई जा चुकी है, कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। तो आज मैं उत्तर प्रदेश की बात करने वाला हूं, खास पूर्वांचल की बात। पिछले 2-3 घंटों से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है, काशी नगरी से, बनारस से, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। 5 किलोमीटर लंबा यह रोड शो लगभग 4 घंटे यहां चलने वाला है। जबरदस्त भीड़ है, कारपेट बॉम्बिंग भी हो रही है। तमाम चैनल्स नॉन स्टॉप इस रोड शो को दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का राजनीतिक संदेश क्या है, उसे डिकोड करने की भी जरूरत है। कल प्रधानमंत्री अपना नामांकन भरेंगे। बनारस में, काशी नगरी में चुनाव, यानी कि बटन ईवीएम का दबाया जाएगा 1 जून को। तो भाई संसदीय क्षेत्र है, सांसद है वहां से, तो वो तो रोड शो करेंगे, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता। लेकिन आज चौथे चरण का चुनाव भी मुकम्मल हो गया। कुल मिलाकर 379 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। कुल मिलाकर बची हैं 164 सीटें। कहने को 3 चरण, लेकिन सीट सिर्फ 164। और इन 164 सीटों में से 41 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। तो अब पूरा जोर उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का डंका बजता है तो सरकार बनाने का, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का रास्ता बीजेपी के लिए आसान हो सकता है। विपक्ष इस विजयी रथ को उत्तर प्रदेश में थाम देता है, रोक देता है या रोड ब्लॉक बन जाता है, तो दिक्कत का सबब भी हो जाएगा। अब जो ये 41 सीटें हैं, इनमें से अवध, जो 20 मई को वहां पर चुनाव होने वाले हैं, और 25 और 1 तारीख को छठे और 7वें चरण का जो मतदान है, वो 26 सीटें हैं पूर्वांचल की। और जो ये 26 सीटें हैं, इनका मैं गणित बताऊं तो बड़ा रोचक है। 2019 में बीजेपी यहां पर 19 सीटें जीत गई थी और 2 सीटें अपना दल, उन्हीं के घटक के पास गई थी। यानी कि 26 में से 21 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 सीट तब बुआ और बबुआ साथ में थे, तो ये 5 सीटें आई। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बीजेपी की बंपर लहर थी। अब यहां पर जो विक्ट्री मार्जिन है, हार और जीत का अंतर, उस पर निगाह डालिए। चंदौली में बीजेपी जीती, 13,959 वोटों का अंतर था, 14,000 मान लीजिए। रॉबर्ट्सगंज में यह 54,000 था, यह थोड़ा ठीक था। बलिया में 15,519, मछली शहर में महज 181, भदोई में भी 43,000, संत कबीर नगर में 35,000 और आजमगढ़ में उपचुनाव में जो जीत हुई बीजेपी के उम्मीदवार की, तो 8,679 सीटें। यह 2019 की बात। अब 2022 में अगर हम चले जाएं, और 2022 के जो विधानसभा के नतीजे थे, बीजेपी ने यहां पर कुल जो 130 सीटें हैं, उसमें से 64 ही वो जीत पाई, और समाजवादी पार्टी के खाते में गई 42। एसपी तब समाजवादी पार्टी के साथ थी, उनके पास गई 6 सीटें। यानी कि जो अंतर था वो बहुत कम हो गया। और इसमें जीत का मार्जिन और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो जहां 2017 के विधानसभा में स्ट्राइक रेट पूर्वांचल में बीजेपी का पूरे उत्तर प्रदेश में 81%, पूर्वांचल में 77%, पूरे यूपी में 68% स्ट्राइक रेट 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन पूर्वांचल में यह गिरकर 59% पर आ गया था।
और यहां भी कई खेल और हो रहे हैं। उसकी एक छोटी सी वानगी और आपके सामने मैं पेश कर दूं। ठाकुरों की नाराजगी, राजपूत नाराज हैं क्या, एक बड़ा फैक्टर। और दूसरा, पिछड़े वर्ग में क्या सेंधमारी हो गई है। जो लाभार्थी जाति बताई थी और बनाई थी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, अब वहां भी एक नाराजगी का सबब है क्या। उत्तर प्रदेश में ही पहले चरण से पहले हमने राजपूतों की नाराजगी देखी थी। अब धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आते हैं, उनकी धर्मपत्नी बीएसपी की उम्मीदवार होती हैं, उम्मीदवार बदल दिया जाता है, अब वो बीजेपी के सुर में सुर मिला रही हैं। ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है क्या। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, पींगे दोनों तरफ से बढ़ाई जा रही हैं, डोरे दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं। अमित शाह के साथ उनकी बेंगलुरु में एक बैठक भी हुई। खबर यह भी आ रही है वो अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। तो जो ये उत्तर प्रदेश का खेल है और खास पूर्वांचल, जिसकी एक झलक और जिसका एक असर बिहार में भी दिखाई देने वाला है, वहीं पर अब जाकर क्या चुनाव अटक गया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, फैसले की घड़ी आई, पूर्वांचल में असली लड़ाई और यूपी का आधा चुनाव बाकी, क्या है 4 जून की झांकी। और चर्चा में उत्तर प्रदेश को दे नो इट लाइक द लेफ्ट हैंड और द राइट हैंड और देयर बैक हैंड, वो नब्ज टटोलते आए हैं सालों से, दशकों से। उन्हीं पत्रकारों को और विशेषज्ञों को मैंने आज न्योता दिया है। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं, उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। अभय दुबे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, ये भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। शीतल सिंह हैं, ये उत्तर प्रदेश के गांव देहात, दूर दराज के इलाकों में, खड़ौंजों में, कस्बों में रहते हैं। दिल्ली छोड़कर भी चले गए, आजकल गांव में रह रहे हैं। मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, सालों उत्तर प्रदेश को लेकर रिपोर्टिंग की है, किताब तो लिखते ही हैं, काकोरी कोड लिखी, वो भी उत्तर प्रदेश में ही उसकी पूरी भूमिका सजाई गई थी। बद्री नारायण है, प्रोफेसर बद्री नारायण, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, समाजशास्त्री हैं, जातियों के समीकरण को ये पकड़ते रहते हैं। और प्रदीप सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, और ये भी उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। तो प्रदीप, जब मैं ये कह रहा हूं अब ये पूर्वांचल पे आकर अटक गई है लड़ाई और उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटें अभी उन पर बटन दबना बाकी है, तो ये कोई संयोग नहीं भाई, सांसद है बनारस में, पर जिस तरह का एक जश्न, एक इवेंट बना दिया है आज अपने रोड शो को, ये अनायास ही नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। भाई ये रोड शो तो इसी तरह का जश्न 19 में भी दिखा था और 14 में भी दिखा था। 14 में और उसके बाद फिर 17 में और फिर 19 में जब प्रधानमंत्री आखिरी चरण में आकर 3 दिन रुके, खासतौर से 22 और 17 की बात कर ले, कहा गया कि बनारस की सब सीटें हार रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को जो है आकर डेरा डालना पड़ा। लेकिन नतीजा आया तो मालूम हुआ कि बनारस की नहीं, आसपास की भी सीटें जीते। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में मेरी नजर में कोई लड़ाई नहीं। जो 2 पार्टियां लड़ रही हैं बीजेपी के खिलाफ, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, और गठबंधन में दोनों पार्टियों के जो नेता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों के सामने चुनौती अपनी अपनी सीट बचाने की है। बड़े कड़े संघर्ष में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों चुनाव हारने जा रहे, लेकिन दोनों के लिए अपनी सीट निकालना उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से सोनिया गांधी ने 19 में निकाल लिया था, या फिर 2019 में तो कन्नौज से जो है डिंपल यादव हार ही गई थी सपा बसपा का अलायंस होने के बावजूद। 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का साथ होने के कारण अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बहुत फायदा मिला। उन्होंने किस तुफैल में आकर, किस समझ में आकर जो है ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन से भगाया, मुझे तो समझ में नहीं आया। उसका जो राजनीतिक कारण है या उसका जो राजनीतिक तर्क है वो समझ में नहीं आया।
उनके लिए बहुत फायदेमंद था वो गठबंधन, वो बीजेपी को। पर क्या ओम प्रकाश राजभर अकेले ने, प्रदीप जी, 14 से 2017 की विधानसभा में 14 सीटें जीती, 130 में से समाजवादी पार्टी, आंकड़ा बढ़ा दिया 42 तक। या दरअसल ये 2022 में पूर्वांचल में जो मत अंतर भी था, जीत जो 2019 में हुई, उसमें से बहुत सारी सीटें, आधा दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं 5-7 हजार, 10,000, 12,000 का अंतर था। आपने कन्नौज का भी जिक्र किया, वहां भी सुब्रत पाठक सिर्फ 12,000 से जीत पाए थे, राष्ट्रवाद का जब पुट इतना हावी था 2019 में। दो फैक्टर थे, एक ओम प्रकाश राजभर और दूसरा ये जो परसेप्शन बना था कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तो उनका जो कोर वोटर था वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज था। आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव की रैली होती थी किस तरह से जो है शक्ति का प्रदर्शन होता था। उससे नुकसान भी हुआ अखिलेश यादव का, लेकिन उस समय जो है ये एक हवा बनी थी उत्तर प्रदेश में 2022 में कि अखिलेश यादव फिर से लौटकर सत्ता में आ रहे हैं। तो संघर्ष बड़ा कड़ा था। इस बार वो संघर्ष जो है वो अनुपस्थित नजर आ रहा है। उस तरह की लड़ाई अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने के लिए आखिरी दिन गए, नॉमिनेशन के आखिरी दिन पहुंचे। तो ये सब संकेत है कि उनके ऊपर एक तरह से पार्टी का दबाव था कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पूरी पार्टी को उसका नुकसान होगा, पार्टी का पूरा चुनाव उठ नहीं पाएगा। और अखिलेश यादव तो बीजेपी के लिए आपके विश्लेषण में कोई खास चिंता का सबब नहीं है। शीतल सिंह जो प्रदीप सिंह कह रहे हैं, और 2014-2019 का उन्होंने जिक्र किया और सही जिक्र किया, रोड शो तो वहां करते ही हैं, 5-5 किलोमीटर लंबे रोड शो 2019 में भी किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और तब यह था कि अरे भाई दिक्कत में आ गई बीजेपी। बाद में पता लगा सुपड़ा साफ करती वो दिखाई दी, 303 का आंकड़ा भी ले आई। पर 2019 से क्या परिस्थितियां बदल गई हैं, और ये रोड शो, ये कारपेट बॉम्बिंग, कल 12 मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, नामांकन के वक्त भी इसे नॉर्मल कोर्स माने, या खेल कुछ, झांकी कुछ और बता रही है? देखिए, जब ये चुनाव घोषित हुआ था उस समय तक की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार हम लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश और गुजरात ये दो ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सर्वाधिक सफलताएं, जैसे गुजरात में तो खैर 100% पे हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनका बहुत अच्छी संख्या है। 80 में से 62+2 जीत लेना या उसके पहले 71 जीत लेना, वो बहुत बड़ी संख्या है। हम लोगों को लगता था 70-75 के बीच कहीं वो होंगे, लेकिन अब चुनाव जब जहां है वहां देखने के बाद ये किसी भी उस पत्रकार के लिए जो फील्ड में है, किसी भी अखबार में हो, किसी से भी हम लोगों की, सबसे फील्ड के लोगों से जिनसे बात हो रही है, अब जब 41 सीटें बची हैं और 39 सीटों पर वोट पड़ गया है, आज जिन 13 सीटों पर वोट पड़ा उसमें से 13 की 13 बीजेपी की थी, एक छोड़ के 12 सीटें 50% से ज्यादा मत से जीती गई थी। लेकिन आज फील्ड में जितने लोग हैं, जिससे भी बात हो रही है, कोई ये कह सकने की हालत में नहीं है कि क्या बीजेपी सचमुच में पुराने प्रदर्शन को दोहराने के पास भी जा सकती है। बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी कह पाना। इस समय स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की इन सारी 41 बची हुई सीटों में और जिनमें आज वोट पड़ा है उन सब में, हर सीट पर, सिर्फ लखनऊ और बनारस की 2 सीटें छोड़ दीजिए, बाकी हर सीट पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है। पूर्वांचल में वैसे भी आपने जो चार्ट दिखाया उसमें दिखाया कि जो तो आप कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है, जो ये झांकी आप दिखा रहे हैं। एक मिनट शीतल, जो ये बदलाव हुआ है, भाई देखिए उत्तर प्रदेश तो क्लासिक केस है, डबल इंजन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व और नेता सेंटर में, और योगी आदित्यनाथ, वो कहीं 19 नहीं है करिश्मे के लिए भी, और मोदी अलग से एक फैक्टर है उत्तर प्रदेश में। उन दोनों के बावजूद, उनकी उपस्थिति के बावजूद, ऐसा क्या बदला है जमीन पर कि आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है? इस सवाल का मैं उत्तर देना चाहता ही हूं। बदला यह है कि जो सवर्ण जातियां इनका आधारभूत समर्थक वर्ग हैं, उसके नौजवानों में बेरोजगारी और उनके घरों की महंगाई ने उनको पैसिव कर दिया है। अब वो एक्टिव सपोर्टर के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं, सिवाय उनके जो पदाधिकारी वगैरह है या जिनको फोन करके दौड़ाया जा सकता है। बाकी सब लोग पैसिव सपोर्टर में बदल गए हैं, विरोधी नहीं हुए हैं,
एक हिस्सा विरोधी भी हुआ है। इसके बाद आता है जो मुसलमानों में वोट काटने के लिए ओवैसी वगैरह नाम के अवयव थे, वो सब मुसलमानों ने अपने यहां से निकाल के फेंक दिए। इसके बाद तीसरा डेवलपमेंट ये है कि जो दलित और ईबीसी सेक्शन है, उसमें संविधान और आरक्षण को खोने के खतरे को लेकर एक बड़ी चिंता इमर्ज करके एकाएक इस चुनाव के दौरान नजर आना शुरू हुई है। और वो कितनी गहरी है हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा गहरी है तो ऐसे नतीजे आएंगे कि हम सब लोग जो यहां बैठे हैं चकित हो जाएंगे, जैसे हम बीजेपी की जीत से चकित हुए थे वैसे नतीजे आ सकते हैं। इस तरह की चीजें डेवलप होती हुई दिख रही हैं। ये 3 ऐसे डेवलपमेंट हैं जिन्होंने हर सीट को गर्म कर दिया है, हर सीट पे लड़ाई हो रही है। और आज जहां मत पड़ा है उसमें लखीमपुर खीरी जैसी सीट जो हर बहुत सीट मजबूत उम्मीदवार के हाँ। हाथ थी, ये सब कठिनाई में पड़ी हुई दिख रही है। तो यहां पर जीत का मार्जिन, आपने एक अहम बात कही, ये जो 13 सीटों पर आज मतदान हुआ कि एक सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटें 50% से ऊपर मत बीजेपी के पक्ष में पड़े थे। अब वो मत कम हो जाएंगे या हार जीत की टक्कर भी हो जाएगी? और पूर्वांचल, मनोज, आपने इतने साल रिपोर्टिंग की है, इतनी एड़ियां घिसाई हैं, और इंदिरा गांधी की तरह थोड़े से आपका यू हैव अ टफ ऑफ व्हाइट हेयर ऑल्सो अपने सर पर, तो पूर्वांचल में आकर लड़ाई टिक गई है क्या? और ये कहने को मजबूत किला जो बीजेपी का है, क्या थोड़ी नींव दरकती भी दिख रही है, या ये विश्लेषण के लिए बातें अच्छी लगती हैं, जमीनी हकीकत से परे हैं? संदीप, मेरा आकलन ये कहता है कि एक सरयू नदी है, सरयू नदी के बाएं किनारे पे अगर आप होंगे तो वो है फैजाबाद, अयोध्या। वहां राम मंदिर है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसने बीजेपी को स्थापित किया, और राम मंदिर का अब तो वहां मंदिर हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। और जैसे ही सरयू का पुल आप पार करेंगे, वहां से पूर्वांचल की शुरुआत होती है। यहां कहते वोट डालब न जइबो का, और वहां कहते चलो वोट डाल रही चल के। ये दो अलग अलग भाषाएं इस पुल के पार करते ही शुरू होते। तो मेरा मानना है कि अगर विपक्ष के लिए राम मंदिर एक भूकंप है, तो इसका एपिक सेंटर ठीक अवध पे खड़ा है, जहां से बिल्कुल जुड़वा भाई की तरह पूर्वांचल शुरू होता है। दूसरा, खुद मोदी आते हैं, वो बनारस में होते हैं, और सिर्फ बनारस का रोड शो सिर्फ बनारस के लिए नहीं है। फिर यहां से शुरू होगा, चंदौली जाएगा, गोरखपुर तक आएगा, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं, और यही वो इलाका है जो सबसे ज्यादा गरीब है। तो राशन पर आ जाइए, जो मुफ्त राशन वहां पे मिला, तो सबसे ज्यादा इस पूर्वांचल को मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है, और इस फैक्ट्री को, इस मजदूर को ही सबसे ज्यादा राशन चाहिए, और उसको मुफ्त का मिल रहा है, एक अलग बात है। बेरोजगारी एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग अलग से आता हूं। तो ये सारी चीजें, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और खुद राम मंदिर, ये तीनों चीजें मुझे दिखती हैं कि पूर्वांचल में दबदबा फिर एक बार बीजेपी का मुझे नजर आता है। और इसी गरीब के राशन और इन्हीं सब चीजों को लेके मुझे लगता है कि एक बार फिर एक व्यापक असर होगा। हाँ, शीतल सिंह जी की एक बात से मैं काफी कुछ इत्तेफाक रखता हूं, कि जो उन्होंने कहा कि वोटर जो है वो एक्टिव नहीं रह गया, पैसिव रह गया है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज, जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी अंदर की लेयर को झांक पाने की कोशिश कर पा रहा हूं, उससे मुझे समझ में आता है कि ये वो वोटर है जो बेरोजगारी या महंगाई से नाराज है। कार्यकर्ताओं पर ज्यादा से ज्यादा लोड दिया गया कि अब आपको इस हफ्ते ये कार्यक्रम करना है, अब आपको राष्ट्र का कार्यक्रम करना है। उनको बहुत सारे कार्यक्रम दिए गए, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है बदले में। ये वोटर वो है जो शायद इस बात से नाराज होके, इसने अभी विकल्प नहीं चुना है, लेकिन एक सब विकल्प ये चुन लिया है कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, हम नाराज हैं। तो ये जो कमताई नजर आती है, ये कहीं ना कहीं दरकती दिखती है। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि पूर्वांचल में बीजेपी सबसे अच्छा करने जा रही है, और हमेशा की तरह उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, क्योंकि यहां पे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बैठे और सरकार उत्तर प्रदेश में उनकी है, और प्रधानमंत्री जो बनारस में रोड शो कर रहे हैं। एक और बात जो मनोज जो शीतल ने जिक्र किया, उस बात को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, ईबीसी, अति पिछड़ा जो वर्ग है, उसमें एक नाराजगी दिख रही है। सी वोटर ने एबीपी के लिए, जो पिछले साल सितंबर से मैं बता रहा हूं, जो हमारे ओपिनियन पोल हैं, उसमें 18 से 24 साल का जो युवा है वो नाराज ही नहीं, गुस्से में भी है, वो पैसिव मुद्रा में नहीं है,
वो बढ़ चढ़कर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहा है। ये क्या कुछ चिंता का सबब है? और इसीलिए उसमें अगर हम जातियों की नाराजगी भी जोड़ दें, धनंजय जमानत मिलती है, पत्नी का पत्ता कट जाता है, टिकट वापस हो जाता है, वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, राजा भैया से मुलाकातें की जा रही हैं। ये नॉर्मल छोटी मोटी अड़चने माने चुनाव की, या ये दरअसल परेशानी है बड़ी? देखिए, जहां तक ठाकुरों और राजपूतों के नाराज होने की बात है, तो इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाराजगी जो जो दिखाई देती है सरफेस पर, जो चर्चाओं में आती है, पान की गुमटियों से लेके चाय की दुकानों तक, वो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को लेकर नजर आती है। राजपूत तो इसलिए ज्यादा चर्चा में रहते हैं कि उनको, राजपूतों को ही ये गवर्नमेंट में ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ये बात चल रही है। मैं इसको ऑथेंटिकली नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि ये चुनाव अब जातियों पर चर्चा आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, बाकी पैनलिस्ट जितने वो सब कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये चुनाव अब धर्म का चुनाव नहीं दिखाई दे रहा है। और जब धर्म टूटेगा तो फिर जातियों में ही बात बढ़ेगी। ये बीजेपी के लिए परेशानी है। हिंदू बनकर वोट करे मतदाता, एडवांटेज बीजेपी है, जातियों पर करे तो बीजेपी के लिए क्या नुकसान भी है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वही उसी चीज पर आ रहा हूं। उस वोटर को लेकर जो दिक्कत सी समझ में आती है, जो एक अंदर से एक हलचल सी मची हुई है, वो लगता है उसमें चुनाव का एक मुद्दा आ रहा है कि वो यूपी में अखिलेश यादव को चुने या सेंट्रल में कांग्रेस को चुने। इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सा बढ़ता तो जरूर दिख रहा है, ये वाला वोट बढ़ता मतलब कुछ असमंजस भी है। विनोद अग्निहोत्री, अब आपके इलाके में तो अगले हफ्ते चुनाव होने वाला है 20 को, पर यह लड़ाई दरअसल पूर्वांचल पर जाकर केंद्रित होती साफ दिखाई दे रही है। उसी के लिए ये पुरजोर कोशिशें भी हो रही हैं। भाई रोड शो तो होते रहते हैं, पर रोड शो को दिखाने का तरीका, उसको पेश करने का तरीका, वो भी एक अंदाज होता है। देखिए, मेरे इलाके में तो आज पोलिंग हो गई, कानपुर और उन्नाव में, जो मेरा अपना इलाका है। बाकी पूर्वांचल, हाँ आपके तो हो गई, हाँ आपके इलाके, माफ कीजिएगा, इटावा, कानपुर, उन्नाव, सारा जो एरिया है। देखिए, पूर्वांचल के बारे में थोड़ा सा मैं उसकी पृष्ठभूमि बता दूं। प्रदीप जी बैठे हुए पूर्वांचल के ही हैं। 1993 में जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी और जो सरकार बनी थी सपा बसपा में, उसमें पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान था। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो आधार बना था वो पूर्वांचल में ज़्यादा बना था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ रहा है शुरू से, जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली हुई 1991 से। लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर के से शुरू होता था समाजवादी पार्टी का आधार क्षेत्र, और वो पूर्वांचल तक जाता था। इसीलिए एक दौर ऐसा भी आया जब पूर्वांचल में मुकाबला सपा और बसपा के बीच में होता था। भाजपा वहाँ तीसरे नंबर की पार्टी होती थी। और लेकिन 2014 से तस्वीर बदली और नरेंद्र मोदी जब बनारस गए और जिस तरह जो जातियों का समीकरण बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसने पूर्वांचल को, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी जगह मिली पूर्वांचल में। और उसके आपने सारे आंकड़े भी दिए हैं अपने उसमें कि कैसे भाजपा जो है पूर्वांचल में आगे बढ़ी। लेकिन अभी भी जो पूर्वांचल में, अगर पिछले विधानसभा का चुनाव देख लें 2022 का, तो भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान तो पूर्वांचल में ही हुआ है 22 के विधानसभा चुनाव में। लेटेस्ट तो वही होगा ना पैरामीटर, बिल्कुल। तो इसलिए, और अखिलेश अपनी उस जमीन को दोबारा पाने की कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आजमगढ़ का उपचुनाव भाजपा जीतती है इसलिए, पर ओम प्रकाश राजभर नहीं है। वो जो एक रेनबो कोएलिशन बनाने में सफल हुए थे अखिलेश 2022 में, वो वाला कोएलिशन नहीं है उनके साथ। नहीं, इसमें एक फर्क है। बड़े नेता भले ना हो उसमें ओम प्रकाश राजभर जैसे, लेकिन जो पीडीए की अवधारणा जो अखिलेश लाए हैं, वो रेनबो कोएलिशन की धारणा है पिछड़ों का। वो पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक का जो उन्होंने पीडीए की जो धारणा, और इंडिया से ज्यादा वो पीडीए की बात करते हैं। तो पीडीए में, और इसीलिए उन्होंने जिला स्तर पर और अंचलों के स्तर पर जो नेता हैं इन जातियों के, उनको अपने साथ जोड़ा है। ओम प्रकाश राजभर हों या दारा सिंह चौहान जैसे जो नेता उनके साथ जुड़े थे, उनको उन्होंने हटा करके जिले स्तर पर तमाम सारे नेताओं को मैं जानता हूं, वो मशहूर नहीं है, फेमस नहीं है उस तरह से, उनको मीडिया में जगह नहीं मिलती, लेकिन अपने स्तर पर वो काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जो अभी शीतल सिंह कह रहे थे कि पूर्वांचल में और मध्य उत्तर प्रदेश में जो चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं एक उदाहरण दूंगा। एटा सीट जो है, जहां से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सांसद हैं, वहां शाक्य को टिकट दिया अखिलेश ने, और वो शाक्य जो है वहां उसने जबरदस्त कड़ी चुनौती दे रखी है उनको, राजू भैया को, राजवीर सिंह को।
इस तरह कई इस बार जो टिकट दिए हैं अखिलेश ने वो उसी रेनबो कोalition के तहत दिए हैं। अगर आप पूरी लिस्ट आप समाजवादी पार्टी की उठा करके देखें, उसमें जो है पीडीए का तो मतलब लड़ाई क्या रोचक हो रही है इसमें। एक मिनट, यहां पर प्रोफेसर साहब बद्री, आपने एक बहुत ही बेहतरीन किताब भी लिखी है बीएसपी पर, मायावती पर। जब हम जातीय समीकरणों की बात करते हैं, हाथी किसका साथी और हाथी किसकी फसल खराब भी कर सकता है, यह सवाल भी बहुत मौजू हो जाता है। 2019 की बात की तो 4 सीटें बीएसपी ने जीती थी, गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी 1 जीत पाई। लेकिन 2022 में हाथी बिल्कुल साफ होता भी दिखाई दिया। इस बार पहले 3 चरण में मायावती लड़ती हुई दिखाई दी, उसके बाद आकाश को जिस तरह से उत्तराधिकारी का तमगा जो मिला था वो भी वापस ले लिया, और वो थोड़ी फिर से पैसिव होती दिखी, क्योंकि ये शब्द चर्चा में इस्तेमाल हो चुका है। तो हाथी का पैसिव होना पूर्वांचल के लिए क्या संकेत दे रहा है? नहीं लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत है। अबे दुबे, अगर आप इस सवाल का जवाब दें, हम ऑडियो ठीक करते हैं। जहां तक आप केवल पूर्वांचल के ऊपर अगर सवाल पूछ रहे हैं तो पूर्वांचल के ऊपर अपना कई साथी बोल चुके हैं उसके ऊपर अच्छी तरीके से, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक समीक्षा दृष्टि है उसके ऊपर मैं अपनी समझ से कुछ प्रकाश डाल सकता हूं। चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले पहले चरण के मतदान से पहले स्थिति ये थी, अगर किसी भी समीक्षक से पूछा जाता था कि भाई उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, तो सब लोग कहते थे कि भाजपा के पास 62 सीटें हैं, भाजपा 70 तक पहुंच सकती है, समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, वो एक आध और जीत लेगी, एक आध सीट कांग्रेस जीत लेगी। ये कुल मिलाकर एक नज़ारा जो है वो पेश किया जाता था, और इसके ये चीज़ और सुनने में बड़ा भरोसा भी लगता था कि हाँ दरअसल ऐसा ही होगा, क्योंकि भाजपा के पास जातियों का एक बहुत ज़बरदस्त कोलिशन, एक ज़बरदस्त गठजोड़ भाजपा के पक्ष में था, और लगातार 2014 से ही वो बार बार भाजपा के पक्ष में वोट करता हुआ नजर आ रहा था, वो कभी भी हिला नहीं अपनी जगह से। इसलिए बड़ा भरोसा होता था कि भाजपा ऐसा ही प्रदर्शन करेगी, अगर देश के किसी इलाके में कमी हो गई तो उत्तर प्रदेश से वो उसकी पूर्ति कर लेगी, काफ़ी कुछ पूर्ति कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, जब मैं और समीक्षकों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो वो अब ये सूची बनाते हुए दिखते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी 18 सीटों पर अच्छा जम के लड़ रही है, कोई कह रहा समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर जम के लड़ रही है। इस लिहाज से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के बारे में समीक्षकों की राय में बहुत परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन इसलिए हुआ है कि बहुत सारा जो कुछ अप्रत्याशित घट रहा है इस चुनाव में, उसका केंद्र उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में देखने से ऐसा लगता है जैसे कि जातियों, जैसे क्या अप्रत्याशित घट रहा है, वही मैं बता रहा हूं, जो जातियों का एक बड़ा जबरदस्त गठजोड़ भाजपा के पक्ष में दिखाई पड़ता था, बिल्कुल स्थिर, जो कभी नहीं हिलता था, इस बार हिलता हुआ लगता है। जिस तरह की बातें चल रही हैं, जैसे राजपूतों की, जिसका आपने जिक्र भी किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी है, ऐसे बहुत से निर्वाचन क्षेत्र हैं, मैं उन निर्वाचन क्षेत्रों को जानता हूं जहां राजपूत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां की स्थानीय स्थिति ऐसी है। लेकिन व्यापक तौर पर देखा जाए तो ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि राजपूत उतनी दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के साथ गठजोड़ होने से जो अल्पसंख्यक मतदाता है, उसके बीच में किसी विभाजन की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। वो मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। यादव वोटों का भी जबरदस्त ध्रुवीकरण जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव और हाथी का पैसिव हो जाना, वो सवाल का जवाब नहीं दिया हाथी का पैसिव हो जाना। अब ये अवध और पूर्वांचल में क्या फर्क डालेगा? हाथी का अगर पैसे हो जाना है तो उसके लिए लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से संविधान का मुद्दा उठाया जा रहा है, और हाथी का जो जाटव जनाधार है, जाटव आधार है, वो संविधान के प्रति काफी संवेदनशील है, और उसका जरूर उसके ऊपर मेरे ख्याल से वो खनक जो है वो सारे देश के दलितों में है, और उत्तर प्रदेश के जाटव समाज के अंदर तो वो खास तौर से है। जो उत्तर प्रदेश 2022 की विधानसभा चुनाव में हुआ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जाटव मतदाता भाजपा की तरफ जाते हुए दिखे थे, जिससे जाट वोटों की जो कमी हुई थी उसकी पूर्ति उन्होंने कर पाई थी। इस बार नहीं लगता कि कोई भी जाटव वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। अगर वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के साथ नहीं जाएगा, एक बात वो कांग्रेस या सपा में जाएगा। अब है जी, एक बात यहां पर वो थोड़ा अंडरलाइन करने की जरूरत है। प्रदीप सिंह ने उसकी ओर इशारा भी किया। 2019 के चुनाव भी मुझे याद आते हैं, और पहले 3 चरणों के बाद बहुत से जानकार, बहुत से समीक्षक
वो जो अंदाजा लगा रहे थे या वो उस वक्त जो भांप रहे थे कि अरे भाई बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई जगह दिक्कतें आ सकती हैं, और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण होते होते बाद में हमें समझ में आया कि अरे ये तो 62 सीटें ले गए और 2 ले गए उनके सहयोगी, तो 80 सीटों पर 80% का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट पाने में बीजेपी कामयाब हो गई थी। देखिए इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं आप कर 2019 के चुनाव में देखें, 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2014 से खराब लड़ा था। कितनी भी उन्होंने मेहनत की थी, फिर भी उनकी 15 सीटें कम हो गई थी। जबकि हम मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि सपा और बसपा का वो गठजोड़ था, वो फ्लॉप था, लेकिन उसका जो साधारण अंकगणित था, उस अंकगणित को भारतीय जनता पार्टी नुकसान तो पहुंचा ही गया उनको। वो अंकगणित, वैसा अंकगणित आज विपक्ष के पास नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस चुनाव को अगर हम 2019 के चुनाव की या 2014 के चुनाव की रोशनी में देखेंगे तो मेरा मानना है कि वो थोड़ा सा अनुचित होगा। हर चुनाव का एक अपना किरदार होता है, उस जो उभरता हुआ किरदार है, जो पहले चरण से आता है। प्रोफेसर बद्री नारायण, माफी के साथ, क्योंकि आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपको दूंगा। आप एक एडिटोरियल रिमार्क आपसे आज उसकी दरकार है। पूर्वांचल को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर अब आधी से ज्यादा सीटें जो बची हुई हैं, 41 सीटें बची हैं, झांकी क्या नजर आ रही है? आपका एडिटोरियल कमेंट 1 मिनट का। हाँ, देखिए, पूर्वांचल में लड़ाई तगड़ी है और बीएसपी की जो भूमिका है वो यहाँ पर भी दोनों को माइनस कर रही है, वो बीजेपी को भी और समाजवादी पार्टी को भी, इंडिया गठबंधन को भी। और पूर्वांचल का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये इस बार देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पूर्वांचल में जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, अभी जो लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने डाइवर्सिफाई किया है अपने को, वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत रिसेंट है और इसका असर बनने समय लगेगा। वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई है और पूर्वांचल में मोदी एक केमिस्ट्री है, यानी ये बनारस एक बनारस नहीं है, बनारस एक पूरा पूर्वांचल को प्रभावित करता है। न केवल पूर्वांचल, वो उत्तर प्रदेश, वो बिहार को भी प्रभावित करता है। बिहार जो लगा हुआ एरिया है, तो एक तो वो, दूसरा योगी। और ये जो जाति की बात की जा रही है, हमने जो देखा है, तो जितना हमने घूमा है कि पूर्वांचल के ठाकुरों में उस तरह की नाराजगी नहीं है जिसका पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए योगी एक बड़ा आइकॉन है। और अरविंद केजरीवाल पढ़ाना चाहे, अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो की कॉन्ट्रडिक्शन को फैलाने का बयान है। तो पूर्वांचल की लड़ाई दिलचस्प हो रही है। हमारा पैनल भी यहां पर बटा हुआ था। 3 कह रहे हैं आश्वस्त है, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं, कोई किला दरक नहीं रहा है। 3 कह रहे हैं सुगबुगाहट नहीं, ये आहट एक गूंज के तौर पर दिखाई दे रही है, आफत आ सकती है बीजेपी के लिए। तो अभी 41 सीटें बाकी हैं, तो दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से ही गुजरेगा या कहीं और भी ठिकाना ढूंढेगा वो रास्ता जहां से निकलकर दिल्ली पहुंचेगा? तो फैसले की घड़ी आ गई है क्या और असली लड़ाई पूर्वांचल में है क्या? जो उत्तर प्रदेश की झांकी है वो 4 जून की तस्वीर भी बता रही है क्या? हमारे एक दर्शक हैं, जैन साहब, दिलीप जैन हैं, दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियां तुष्टीकरण करने में लगी हैं, असल मुद्दे गायब हैं। अब असल मुद्दे कौन उठाएगा? जनता जनार्दन का दबाव है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, या सत्ता पक्ष को करना चाहिए? सवाल तो पूछना पड़ेगा, जवाब मिलेगा क्या? इंतजार रहेगा। नमस्कार।